गुड मॉर्निंग। आप सभी का वॉइस ऑफ करियर में पुनः स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स का सेट 2 डिस्कशन करने जा रहे हैं, लेकिन इस डिस्कशन को देखने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पीडीएफ लिंक दिया गया है वहाँ से क्वेश्चन को पहले बनाएंगे तो ही पता चलेगा कि आपको कौन सा प्रश्न आ रहा है और आपसे कौन प्रश्न नहीं बन रहा है। अगर बन भी रहा है तो कितना टाइम ले रहा है, क्योंकि टाइम के संदर्भ में ही बनाना होता है एग्जामिनेशन में। तभी आपको ये वीडियो देखना लाभप्रद होगा, अदरवाइज एक वीडियो बनकर रह जाएगा और आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। मेरा मकसद है आप सभी तक पहुंचाना कि जितना से अधिक इस लॉकडाउन में लाभ प्राप्त कर सके। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या क्या है या कौन है। सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटा विषम संख्या भाज्य कहा जा रहा है। भाज्य का अंग्रेजी में बोला जाता है कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, तो जानेंगे कि वैसी प्राकृत संख्या जिसका 3 या 3 से अधिक फैक्टर होता है उसे ही कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो 3 या 3 से अधिक फैक्टर होना चाहिए। तो देखते हैं 1। तो 1 क्या है? 1 का स्वयं सिर्फ फैक्टर है, इसीलिए ये भाज्य संख्या नहीं हो सकता है। अगर बात करते हैं 2 का, तो 2 का 2 फैक्टर होता है, एक होता है, एक स्वयं होता है, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं हो सकता है। देखते हैं 3। तो 3 को क्या देखेंगे? 1 है इसका फैक्टर और फैक्टर कितना है? 3 है। ये भी नहीं हो सकता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहलाने के लिए कम से कम 3 फैक्टर होना आवश्यक होता है। तो देखेंगे अगला संख्या कौन सा है? 4। तो 4 का कौन कौन सा फैक्टर होगा? मतलब 1 फैक्टर कहने का मतलब है उसको डिवाइड करने वाली संख्या। तो 1 से तो सब संख्या से डिवाइड होता है, 4 में 2 से डिवाइड हो जाता है, फिर स्वयं 4 से हो जाता है। तो ये वाला हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 4 कंपोजिट नंबर है, लेकिन हमारा सवाल जो है विषम संख्या पर है। तो 5 तो होगा नहीं, क्योंकि 5 जो है वह प्राइम नंबर है। कोई भी प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होता है। दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी प्राइम नंबर जो है कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं 5 पर, तो चेक करना नहीं। 6 पर भी नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 6 जो है सम संख्या है, इवन नंबर है, हमको ऑड नंबर प्राप्त करना है। 7 की अगर बात करें तो 7 जो है प्राइम नंबर है, तो 7 भी नहीं होगा। 8 सम संख्या, उस पर नहीं चेक करें। 9 के चेक करके देखते हैं, तो 9 है जो विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो इसका कितने फैक्टर होते हैं? तो 1। उसके बाद कौन कौन सा है? 3 हो जाता है, और कौन सा है? स्वयं 9 है, तो इसके 3 फैक्टर है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? तो 9 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर कौन सा हो गया? तो 9 हो गया। ऐसा कंपोजिट नंबर की बात करल जाए, कंपोजिट नंबर की बात किया जाए, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर पूरे प्राकृत संख्या के जगत में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद 14 हो जाएगा, उसके बाद 15 हो जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा, उसके बाद 18 हो जाएगा, उसके बाद 20 हो जाएगा, etc। इसी तरह से आगे बढ़ेगा। कोई भी प्राइम नंबर जो है वह कंपोजिट नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर का मात्र 2 ही फैक्टर होता है।
इस तरह से पेपर में पूछे भी गए हैं इस बार एनटीपीसी में कि बतलाइए प्रथम 5 कंपोजिट नंबर का औसत क्या होगा, माध्य क्या होगा, माध्यिका क्या होगा, इन तमाम तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे छोटा ऑड नंबर कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि n बराबर 2 के पावर 9 गुने 3 के पावर 7 और गुने 5 के पावर 4 और गुने 7 के पावर 3 में n जो है कि कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य होगा, कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य होगा। अब देखिए इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। भाषा ऐसा लिखा गया है कि नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इंग्लिश टर्म लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न पूछने का काम है परफेक्ट, इसका अंग्रेजी होगा परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ये ज्ञात करना है। ये संख्या में कौन सा संख्या है, तो 2 के पावर 9 गुने 3 के पावर 7 और गुने 5 के पावर 4 और गुने 7 के पावर 3 में परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालना है। पूर्ण हो गया, ये वर्ग हो गया और ये भाज्य हो गया। मतलब वैसा इस जो दिया गया संख्या है उसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर मौजूद है। देखिए इस तरह का सवाल जो है पिछले एएलपी में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ग्रुप डी में भी सवाल पूछे गए हैं। पुनः उस पर आधारित हमने एक क्वेश्चन बनाकर दिया है इस ढंग से। तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ज्ञात करना हो कोई नंबर का, तो सर्वप्रथम क्या करना है कि उस नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए। प्राइम नंबर निकालिए कि उस नंबर में कितने प्राइम नंबर है। तो देखेंगे 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। ये कभी डायरेक्ट दिया हुआ सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो ये डायरेक्ट दिया हुआ है। तो देखते हैं कैसे ज्ञात किया जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो उस प्राइम नंबर का पावर लिखना है और बटा में 2 से भाग दे दीजिएगा और 1 जोड़ देना है। और आगे भी यही काम करते जाना है, आगे गुना करते आगे बढ़ जाना है। क्या करेंगे कि प्राइम नंबर का जो फैक्टर होगा उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। प्राइम नंबर का देखेंगे 2 प्राइम नंबर है, 2 के पावर कितना है 9, तो 9 में 2 से भाग देंगे। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जैसे 9 में हम 2 से भाग दिए तो 4.5 आ गया, 4.5 प्राप्त हुआ। तो ये दशमलव के बाद वाला को इग्नोर कर देना है, छोड़ देना है, दशमलव के पहले वाला को लेना है। यानी कि खाली कितना लेंगे, 4 लेंगे। यानी कि पावर बटा 2 अब +1, 4 + 1 अर्थात हो जाएगा कितना 5। अब अगला प्राइम नंबर में देखेंगे पावर कितना है, तो 7 है। तो 7 को में 2 से भाग देंगे, 7 में जब 2 से भाग देंगे तो 3.5 आ गया। फिर यहाँ दशमलव आया तो दशमलव के बाद को इग्नोर करिए, छोड़ दीजिए, दशमलव के पहले वाला को लेना है और 1 जोड़ देना है। तो 3 तो है, अब +1 कर दिए तो कितना हो गया 4। फिर गुना करके देखते हैं, ये पावर कितना है 4 है, तो 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 गुना, फिर 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.5 हो जाएगा, 3 में 2 से भाग दिए तो 1.5 हो गया। तो दशमलव के बाद वाला को छोड़ देना है, दशमलव के पहले वाला को लेना है। अब +1 करना है तो 1 + 1 अर्थात कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा 5 का 20 या 60 गुने 2 120 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, बट हिंदी में इसको इस ढंग से लिखा गया है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझते रहना है। तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो ये डायरेक्टली दिया हुआ था और इनडायरेक्टली भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ऐसे भी प्रश्न आपसे हो सकते हैं, पूछा जा सकता है कि बतलाइए 256 में कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है। पी का मतलब हो गया परफेक्ट,
परफेक्ट, एस का मतलब हो गया स्क्वायर, एफ का मतलब हो गया फैक्टर। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितना है? 256 का परफेक्ट स्क्वायर कुल कितना है? मतलब 256 में कुल कितनी ऐसी संख्या है, पूर्ण वर्ग है, जिसको से भाग दिया जा सकता है। हिंदी में इस तरह के प्रश्न होते हैं। तो ये प्रश्न जो है ALP में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इसको क्या करना है, 256 को क्या करना है कि इसको प्राइम नंबर फैक्टर के रूप में तोड़ना है। प्राइम नंबर होना जरूरी है, प्राइम नंबर को पावर के रूप में लिखना है। तो देख रहे हैं कि 256 जो होता है 16 का वर्ग है, तो पहले 16 का वर्ग है। पुनः अभी भी बेस जो है प्राइम नंबर ना है, तो 16 जो लिख सकते हैं तो 2 के पावर 4 लिखेंगे और पहले से 2 है, अर्थात कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 8 हो गया। 2 के पावर 8 हो गया, मेरा बेस जो है प्राइम नंबर बन गया। और 2 के पावर 8 बराबर 216। ये डायरेक्ट नहीं आ रहा था, दिमाग में ना आए तो इस तरह से भी तोड़ सकते हैं, इस ढंग से भी आप तोड़ सकते हैं। लेकिन ए कितना हो गया, ए हो गया 2 दूनी के 4 28 हो गया, इस ढंग से भी आप तोड़ सकते हैं। 32 दूनी के 64, 2 के पावर फिर कितना हो जाएगा 16 हो गया, फिर कितना हो गया 8, फिर कितना हो जाएगा 4, फिर हो गया 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन कोशिश करना चाहिए इसी तरह से मेंटली सॉल्व करने की। अब देखिए पावर में 2 से भागना है, इस पावर में 2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, अर्थात 256 का कुल परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितना हो गया, तो 5 हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ग्रुप डी का सवाल पूछा हुआ है, साथ साथ LDC में भी सवाल पूछे गए हैं। साइन थीटा बराबर 0.96, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा? ये सवाल ग्रुप डी में तो पूछा ही गया है, साथ साथ SSC के LDC में भी प्रश्न पूछ लिया है। तो देखते हैं साइन थीटा बराबर 0.96 है तो क्या होगा, और इसको ऑप्शन पर भी गौर करना है। और ऑप्शन भी जो है हर प्रकार का ऑप्शन जो है डेसिमल में दिया हुआ है, और डेसिमल वाला विद्यार्थी को बहुत तकलीफ देता है। इसलिए तकलीफ देता है क्योंकि वहाँ तक कंसेप्ट तक नहीं पहुँच पाते हैं, जहाँ तक वो चाहता है कि विद्यार्थी हम जितना सोच समझ के दे रहे हैं क्वेश्चन, उस नज़दीक तक पहुँचने का प्रयास करे विद्यार्थी। लेकिन विद्यार्थी अपना दिमाग लगाते रहते हैं। देखते हैं क्या है, 96 को अगर हम 96 को दशमलव को हटाते हैं तो 96/100 हो जाता है, और 4 से कट जाएगा ये कितना बार में, 24 बार में। ये 4 से कट गया कितना बार में, 25 बार में। 25 चौका 100, अब 24 चौका 96 हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, ये 24 बटा कितना हो गया 25, 24/25 लंब बटा कर्ण होता है, लंब हो गया 24, कर्ण है 25, तो आधार कितना हो जाएगा 7। ट्रिपलेट पर बेस्ड ये प्रश्न है। मैं बार बार कहता हूं कि ट्रिपलेट को जरूर यूज करना सीखना आना चाहिए। अगर इसको समझ पाएंगे तो फिर क्वेश्चन बहुत टफ होगा, बनना मुश्किल होगा आपका। लेकिन कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटा परपेंडिकुलर होता है, B/P होता है। B का मतलब हो गया 7 और P का मतलब कितना हो गया 24। देखिए 7/24 हो गया। अब देखिए 7/24 कैसे काम करता है, जरा देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पर दशमलव देके अगर इसको 70 बना दें तो ध्यान से देखिएगा, 24 तिया 72, कितना 24 तिया 72, यानी कि जब भी होगा तो 3 गुना से कम होगा, 3 गुना से कम होगा। पूरा 3 गुना नहीं हो रहा है, 24 तिया 72, पूरा 3 नहीं हो रहा है। 72 होता तब 3 होता, लेकिन 72 नहीं आ रहा है, इसलिए ए ऑप्शन कैंसिल हो गया, ए ऑप्शन कैंसिल हो गया, ए भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बस ऑब्जर्व करना है, ऑप्शन को ऑब्जर्व किए, आंसर आ गया। दूसरी बात इसको समझना था, अगर डेसिमल को नहीं समझ पाएंगे तो फिर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग करेंगे तो बहुत वो टफ हो जाएगा। उससे बेहतर है कि क्वेश्चन छोड़ देने में ही भलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी बहुभुज में 35 विकर्ण है,
किसी बहुभुज में विकर्ण की संख्या कितना है 35। डायगोनल किसी भी बहुभुज के विकर्ण की संख्या दिले है 35। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगा। बहुभुज में पहले भुजा ज्ञात करना होगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि उसमें अंतःकोण की माप कितना होगा। तो विकर्ण दिया हुआ हो तो विकर्ण का सूत्र होता है D बराबर क्या होता है n इंटू एन माइनस 3 अब बटा क्या होता है 2 होता है n इंटू एन माइनस 3 बटा 2। तो जब जब विकर्ण दिया हुआ हो तो उस विकर्ण में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 कहाँ से आता है जरा ध्यान से देखिएगा। 35 है, विकर्ण की संख्या यहाँ पर रख दिए 35, तो इस 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 70। अब इसके बाद 70 को क्या करना है, 70 को क्या करना है कि 2 फैक्टर तोड़ना है। कितने फैक्टर तोड़ना है, तो 2 फैक्टर तोड़ना है और दोनों के बीच में कितना का अंतर होना चाहिए, 3 का अंतर होना चाहिए। 3 का अंतर होना चाहिए। तो देख सकते हैं 3 का अंतर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 7। 10 सते कितना होता है 70। डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो डिफरेंस जो है वह 3 होना चाहिए। दोनों फैक्टर के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। और जो बड़ा नंबर जो होगा, बड़ा जो फैक्टर होगा वही भुजा की संख्या होगा, वही भुजा की संख्या होगा। तो भुजा की संख्या कितना हो गया 10 हो गया। और जब भुजा की संख्या प्राप्त हो गया तो प्रत्येक अंतःकोण की माप बराबर ईच इंटरनल एंगल बराबर सूत्र होता है, क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अब बटा होता है n होता है। तो देख सकते हैं 10 लिख दिए यहाँ पे, 10 में से 2 घट गया तो 8 बच गया। 180 0 से 0 कैंसिल हो गया, 144 डिग्री क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर बन गया। तो जब जब विकर्ण दिया हुआ हो, जब जब विकर्ण दिया हुआ हो, भुजा की संख्या पता करना हो तो उस विकर्ण में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद उसके गुणनफल को 2 फैक्टर प्राप्त करना है। ऐसा फैक्टर प्राप्त करना है ताकि दोनों के बीच का अंतर 3 हो जाए। क्यों अंतर 3 होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला ही कहता है मेरा 3 का डिफरेंस होना चाहिए और जो बड़ा नंबर जो होगा वही भुजा की संख्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कहा जा रहा है, सॉरी पांचवा क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर दिया हुआ है 2। तो आपसे पूछा जा रहा है सेक थीटा माइनस टैन थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, 1, दूसरा ऑप्शन होगा 1.5, तीसरा ऑप्शन होगा 0.75 और चौथा ऑप्शन जो है वह 0.5 है। जब प्रश्न सेक थीटा प्लस टैन थीटा के रूप में दिया हुआ हो और निकालना हो माइनस में देले हो तो प्लस में, दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। यही सवाल यहाँ पर भी हो सकता है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए 2 दिया हुआ है और प्लस में है तो माइनस में पूछा जाएगा, अब माइनस में दिले है तो प्लस में दिया हुआ है। तो करना क्या है, करना कुछ भी नहीं, बनाना है ही नहीं। करना क्या है कि देखिए कि जो 2 वैल्यू दिया हुआ है और ऑप्शन से उठाइए, गुना करने पर 1 होना चाहिए। दोनों को गुना करने पर क्या, ये दिया हुआ वैल्यू और प्लस ऑप्शन को मल्टीप्लाई करने पर 1 होना चाहिए। ऐसा क्यों 1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है। और रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जब 2 पदों को गुना करते हैं तो 1 हो जाना चाहिए। इसीलिए 2 में कितना से गुना किया जाए तो 1 हो जाएगा, 2 में कितना से गुना किया जाए तो 1 हो जाएगा। तो देखेंगे ध्यान से, ऑप्शन को देखेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जा रहा है, ये तो आंसर नहीं हो सकता है। 2 में 1.5 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसमें गुना करेंगे तो 1.5 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। देखेंगे 2 में आधा से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 गुने आधा
करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ऐसे अप्रोचिंग पावर होना चाहिए। क्वेश्चन देखें, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पर देखे हुए हैं, देखे अब बना के चलाए। इस पर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, चाहे एलपी का एग्जामिनेशन हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हो, चाहे तो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन हो, चाहे तो एसएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे मेंस का एग्जामिनेशन हो, सब में प्रश्न रहता ही रहता है। तो अप्रोचिंग होना चाहिए, ये नहीं कि बनाने आना चाहिए। बनाने के लिए क्या होगा, बनाइएगा तो फिर गुना उना इधर उधर करना पड़ेगा, जोड़ना घटाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मेथड कैलकुलेशन होगा। मेथड कैलकुलेशन नहीं करना है, अप्रोचिंग कैलकुलेशन करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 250 का 56% क्या है। 250 का 250 का 56% क्या है। दो तरीका अपना सकते हैं। अगर मेथड कैलकुलेशन में जाएंगे तो 250 गुने क्या हो जाएगा, 56/100 एक तरीका हो गया, जो बेसिक तरीका होता है, जो इसको त्याग देना है, इसको प्रयोग ही नहीं करना है। जब जब पेपर में आता है कुछ न कुछ बातें उसमें छुपी हुई होता है, वो छुपी हुई बात को ही हमको समझना होता है। देखेंगे क्या करना है, ये परसेंटेज यहाँ है तो हम समझते हैं कि परसेंटेज यहाँ पर दिले है, ये परसेंटेज कहाँ है, यहाँ पर दिले है, तो समझिए कि 25% है, 25% है, 25% है। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। अब 1/4 जो होगा 56 को कितना बार में कटेगा, 14 बार में काट रहा है। तो 14 जो है कहाँ पर आ रहा है, एक जगह ऑप्शन है जो कि 0 बचा हुआ है, कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगर नहीं समझ पाए होंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा। 25% समझाने के ख्याल से लिख रहे हैं, 25% गुने 10, चूंकि 250 है तो ऐसे लिख सकते हैं, गुने 56। समझाने के ख्याल से लिख रहे हैं, नहीं कि बताने के ख्याल से, समझने का प्रयास करेंगे। इस 25% का मीनिंग क्या होगा, इस 25% का मीनिंग सबको पता है कि बटा कितना होता है, 4 हो गया। और 4 से कितना बार में डिवाइड हो रहा है, 14 बार में हो रहा है। 14 दहें के कितना हो गया, 140 हो गया। ऐसे यहाँ परसेंटेज दे ले जरूर है, लेकिन इसमें जो बोध हम करवा लेते हैं तो क्या होगा, हमारा प्रश्न सोचने का तरीका बहुत आसान हो जाता है। जैसे इस तरह के प्रश्न और भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर दे ले है 82% का यहाँ पर लिखा हुआ है 20, यहाँ पर लिखा हुआ है 250। बस वही बात है, इसी ढंग से सोचेंगे। 25% का मतलब हो गया कितना, 1/4। अगर डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं डिवाइड होता है तो आगे बढ़ जाएंगे। इस ढंग से सोचना है, कभी भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। ज़्यादा प्रश्न में दम नहीं होता है, हम सब नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उसको दमदार हो पाता है। देखते हैं आगे। 7वां क्वेश्चन कहता है आवर्ती दशमलव क्या है। आवर्ती दशमलव क्या है, रेकरिंग कौन सा है, रेकरिंग कौन सा है, रेकरिंग आवर्ती दशमलव कौन सा है, आवर्त दशमलव क्या होता है। तो देखेंगे एक शांत होता है, इसका टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग इसको समझेंगे। शांत समझ गए तो आवर्त भी समझ गए। कभी शांत पूछता है कि कौन सा शांत दशमलव है, कभी पूछता है शांत दशमलव न है। शांत दशमलव न है इसका मतलब कोची रहा होगा, आवर्त रहा होगा, रेकरिंग डेसिमल रहा होगा। इसको समझने के लिए क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन को लेते हैं। फ्रैक्शन में अंश में कोई नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन हर में क्या क्या होना चाहिए, 2 होगा या 2 का कोई पावर होगा, 2 या 2 का कोई पावर होगा। पहला शर्त है 2 के पावर कोई भी रहा, ऊपर में कोई नंबर होगा तो वह क्या होगा, शांत दशमलव हो जाएगा, वो कभी भी आवर्त दशमलव नहीं हो सकता है। दूसरा शर्त है, दूसरा है या करके लिखेंगे, या तो ए रहे या तो ए रहे, कोई नंबर है 5 के पावर कोई नंबर हो सकता है, 5 के पावर कोई भी होगा तो वह भी शांत दशमलव होगा। तीसरा शर्त क्या है, या में ही लिखेंगे, या तो ई मिले चाहे तो ई मिले, या तो ई मिले नंबर अब बटा 2 के पावर m, यहाँ पर
5 के पावर कुछ भी पावर हो सकता है, यानी कि 2 और 5 जिस भिन्न के हर में आता हो 2 और 5 तो वो शांत दशमलव होगा, कभी भी वो आवर्त दशमलव नहीं हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछला कोई भी रेलवे का सेट उठा के देखेंगे वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ऑप्शन का सहारा लेना होगा। देखते हैं ऑप्शन में 21 बटा कितना है, 30 है। 21 बटा 30, तो देखते हैं 21 बटा 30 में क्या है, 3 से डिवाइड है, फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसमें कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 21 बटा 30 का मतलब हो गया 3 से कटी हो गया 7 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 10 में क्या है, 2 गुने 5 है, ये 10 हो गया। इसका मतलब ये शांत दशमलव है लेकिन आवर्त दशमलव नहीं है। मेरा प्रश्न था आवर्त दशमलव को खोज कर रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन कैंसिल। दूसरा ऑप्शन की ओर चलते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है 21 बटे 60। 21 बटे 60 का मतलब हो गया 3 से 7 बार में, और 3 से कितना हो गया 20। देखिए 20 का मतलब हो गया 4 × 5 = 20 होता है, 4 का मतलब इसमें 2 है, तो 2 और 5 है, इसलिए शांत दशमलव है, आवर्त दशमलव नहीं है। ये भी आंसर नहीं हुआ। सी में 21 बटा 90 है, तो 3 से कटेगा तो 7 बार में, 3 से कट गया तो 30 बार में, और 30 में देखिए क्या है, 2 गुने 3 और गुने 5, देखिए यही आ गया है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर दिखाई देता हो तो वह आवर्त दशमलव होता है, वो कभी भी शांत दशमलव नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर आगे चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, लेकिन चेक नहीं एग्जामिनेशन में करना चाहिए, क्योंकि हमको आंसर से ज़रूरत होता है। 21 बटा 120 समझाने के ख्याल से, कंसेप्ट डेवलप हो इसके ख्याल से बताने का प्रयास कर रहे हैं। 3 से भाग देंगे तो 7 बार में, 3 से भाग दिए तो ये 40 बार में हुआ, और 40 में देखिए कोची कोची है, 8 × 5 = 40 होता है, 8 में सिर्फ और सिर्फ 2 है और यहाँ पर 5 है। 2 और 5 का गुणनफल जब भी दिखाई दे तो आपको क्या होगा, वो शांत दशमलव होगा, कभी भी रेकरिंग नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम बातों को आप समझ पा रहे होंगे। अगर भूल गए होंगे तो याद आ रहा होगा, धीरे धीरे याद आ रहा होगा। अगर याद भी नहीं आएगा तो निश्चित रूप से बने हुए रहेंगे, कुछ पेन पेपर लेकर बैठे होंगे, लिखेंगे तो याददाश्त बहुत ताज़ा हो जाएगा, और जिसका ताज़ा है बहुत तागड़ा हो जाएगा। 8 क्वेश्चन कहता है क्या है, 8 कहता है x² + x + b को जब x - 4 से भाग दिया जाता है, x - 4 से भाग दिया जाता है तो x बराबर कितना पुट करें इक्वेशन में, 4 पुट कर देते हैं, तो r का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। और कितना शेष आ रहा है, तो शेष आ रहा है 32, तो इससे एक इक्वेशन आ जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए 4 का वर्ग 16, 16 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 16, 32 में से 16 गया तो बच गया 16। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, दूसरा इक्वेशन में कहता है x² + bx + 1 को x - 4 से भाग दिया जा रहा है, x - 4 से भाग दिया जाएगा तो कितना पुट करना है, 4 पुट करेंगे दूसरा इक्वेशन में भी, तो 4 के स्क्वायर हो गया प्लस bx मतलब 4b हो जाएगा, अब प्लस a, अब बराबर 35 शेष प्राप्त होता है। इस बार शेष कितना है, 35 होता है, तो 16 हो गया। 16 35 में से 16 घटा देंगे तो 4b हो जाएगा, अब प्लस a हो जाएगा, अब बराबर 19 हो जाएगा। 16 उधर जाएगा, माइनस करेंगे 35 में से 16 तो 19 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, a और b का मान प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट मेरा हो जाएगा। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर विद्यार्थी क्या करते हैं, क्वेश्चन को निकालने के लिए फिर इतना में इतना से गुना करने पर, घटाने पर, जोड़ने पर, ये सब कुछ नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। हमको 16 बनाना है, इस इक्वेशन को अगर सोल्व करने की कोशिश करेंगे, 16 बनाना है तो देखिएगा 4 अगर पुट करते हैं तो 16 खुद हो जाता है, इसलिए a का मान 4 नहीं पुट कर सकते हैं, a का मान 3 पुट कर देते हैं। 4 × 3 कितना हो गया, 12। अब 12 कितना जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, तो b का मान कितना हो जाएगा, 4। 4 × 3 12 और 4 कितना हो गया, 16 पुट हो गया। यहाँ पर भी सोच सकते हैं, जरा देखिएगा
यहाँ पर b का मान 4 चौका 16 और a का मान है 3, 16 3 19, मान पुट हो गया। आंसर ज्ञात करना था a + b। 3 + 4 बराबर कितना हो गया 7। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया 7 हो गया। उम्मीद करते होंगे ये बातें जितने टेक्निकली बातें हैं, लॉजिकली बातें हैं, इसी सब चीज़ को समझना है, बना लेना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां कहा जा रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित क्वेश्चन है। 9वां कहता है -5 से 5 एक बिंदु है और दूसरा बिंदु है 7 -3 वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से इस बिंदु पर मान लिया कोई बिंदु यहाँ है, मान लेते हैं P बिंदु है, इस पर 3:1 में विभाजित करते हैं तो इस बिंदु पर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। इस बिंदु P पर का मान लीजिए कोऑर्डिनेट x और y है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में देखने को मिला है सवाल। करना क्या होता है, जब कोऑर्डिनेट का मान निकालना है तो लेफ्ट वाला अगर रेशियो है तो ये राइट वाला जितना कोऑर्डिनेट है मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट वाला है उसको लेफ्ट वाला से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट में 3 है, इसको पूरा के पूरा कोऑर्डिनेट से गुना कर दीजिए। देखिए 7 तिहाई कितना हो जाएगा 21, फिर 3 तिहाई कितना हो जाएगा -9। आई राइट वाला है तो लेफ्ट वाला कोऑर्डिनेट से गुना कर देते हैं बस, तो -5 हो गया। और ये कितना होगा, ये 5 से गुना करेंगे 5। पहला कोऑर्डिनेट जो होता है वो x का मान होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट जो होता है y का मान होता है। x का कोऑर्डिनेट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इसका कोऑर्डिनेट x का है जोड़ेंगे, अब बटा में अनुपात का योग करेंगे। काची है जरा देखिए, पहला कोऑर्डिनेट -5, इसका x का कोऑर्डिनेट क्या है +21 लिखेंगे, जोड़ देंगे, बटा अनुपात का योग। अनुपात है कितना 3 और 1 है तो कितना हो जाएगा 4। 21 में से 5 गया तो 16 और 16/4 किए तो 4। ध्यान से देखिएगा, 1 को प्राप्त करने से अगर रिजल्ट आ जा रहा है तो आंसर मार के आगे बढ़ जाइए। तो इसमें एक ही जगह 4 है, ऑप्शन बी में आंसर मारिए आगे बढ़ जाइए। आगे बी के बाई को ज्ञात करने के चक्कर में नहीं रहना है कि बाई को भी मिला लेते हैं, नहीं, बाई का कोऑर्डिनेट देखिए 5 ऐसे ज्ञात कर देते हैं 5 अब प्लस कितना है y का कोऑर्डिनेट -9 बटा अनुपात का योग 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ये -4 हो जाएगा बटा 4 बराबर हो जाएगा -1। रिजल्ट हो जाएगा 4 और -1 हो जाएगा। देख रहे हैं 4 -1, एक्स्ट्रा टाइम टेकिंग ले लिया, बस 4 से मिला, आगे बढ़ जाए। हमेशा ऑप्शन पर ध्यान जरूर देते रहिए। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां कहा जा रहा है समचतुर्भुज, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 61 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होता है और विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है, लेकिन विकर्ण जो है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, उसे ही समचतुर्भुज कहते हैं। अंग्रेजी में रोम्बस कहा जाता है। रोम्बस को ऐसे भी पेपर में लिखकर दे दिया गया है। रोम्बस को ऐसे लिख दिया है पेपर में, मतलब अंग्रेजी टर्म को हिंदी में सिर्फ लिख देता, आप समझते रहिए। इसलिए अंग्रेजी और हिंदी का शब्दों का ज्ञान होना बड़ी ज़रूरी है। ये सब कन्फ्यूजिंग करता है, शब्दों से परेशान करने का प्रयास होता है। तो समचतुर्भुज की सभी भुजा कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। ये भी कितना हो गया 61 हो गया, ये भी 61, ये भी 61 हो गया। अब देखिए, आपको हम बताए थे कि जहाँ जहाँ पर समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है वहाँ पर ट्रिपलेट का प्रयोग होता है तो कर देना चाहिए। तो देखिए 61 को देखकर दिमाग में आ रहा है, 61 को देखकर दिमाग में आ रहा है क्या होता है 61 में क्या होता है कि 11, 60 और कितना होता है 61 होता है। 11, 60, 61 ट्रिपलेट एक है। 11, 60, 61 एक ट्रिपलेट है। तो इसको जानेंगे, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज होगा। यहीं तक की बात होगा, सिर्फ यहीं तक की बात होगा। कोई भी समकोण त्रिभुज में यही 90 डिग्री को बनाने वाली त्रिभुज है। ये 61 है, इसका मतलब यहाँ तक 11 रहा होगा। ये कितना रहा होगा 60 रहा होगा।
अब हमको विकर्ण ज्ञात करना है, तो ये 11 है तो ऊपर भी 11 होगा, चूंकि बाइसेक्ट करता है। ये 60 है तो ये भी कितना हो गया, 60 हो गया। तो पहला विकर्ण जो हो जाएगा 22 हो जाएगा और दूसरा विकर्ण जो हो जाएगा 120 हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है विकर्णों का योग, दोनों को जोड़ देंगे तो 142 आ जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 142 हो जाएगा। क्वेश्चन सेटर क्या किया है कि 60 और 11 को भी जोड़ दिया है, 71 करके ऑप्शन दे दिया है। कहीं विद्यार्थी अगर गलत सोच रहा हो जल्दीबाजी में तो 71 भी देने के लिए तैयार हो जाता है, तो 71 गलत होगा, क्योंकि हमको विकर्ण है तो यहाँ से यहाँ तक ढूंढना होगा। तो हमेशा ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन क्या होता है कि क्वेश्चन सेटर की सोच को समझना होता है। अगर अपनी सोच को समझते हैं तो वहाँ पे गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि x + 1/x बराबर 1 है, तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है, मालूम होना चाहिए, x + 1/x का होल क्यूब और -3 × x + 1/x। तो 1 का क्यूब डाल दीजिए, -3 गुने वही वैल्यू रख दीजिए। 1 - 3 बराबर कितना हो गया, -2 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये तो हो गया आपका कैलकुलेशन हो गया, लेकिन इसका तरीका ज़रा देखिए। कौन सा तरीका, ऑप्शन तरीका, ऑप्शन मेथड, ऑप्शन मेथड, क्योंकि इस पर आधारित बहुत सवाल रहते हैं एग्जामिनेशन में, डाटा बड़ा बड़ा करके दे देता है, तो समझने के लिए क्या होगा, जरूरी है। ऑप्शन है 0, ऑप्शन है कितना 1.5, ऑप्शन है कितना 1.2, ऑप्शन है कितना -2 है। तो कभी भी ध्यान रखेंगे, कभी भी x + 1/x बराबर दिया हुआ हो, x³ प्लस में ज्ञात करना हो, तो ध्यान देंगे, दो बातों पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से ऑप्शन कटते हुए आंसर आ जाता है। कुछ ऑप्शन कटेगा, कुछ ऑप्शन नहीं कटेगा। क्या बात ध्यान देना है, प्लस में रहेगा, प्लस में ज्ञात करना है। कभी भी आंसर ये दिया हुआ वैल्यू जो है ओकरा से बड़ा नहीं हो सकता है। 1 से बड़ा कभी भी बड़ा आंसर नहीं हो सकता है। तो 1 से बड़ा की बात करा जाए तो 1 से बड़ा जो होगा 1.5 हो गया, ये कैंसिल, ये हो गया, ये कैंसिल होगा। जब भी आंसर होगा तो क्यूब में भी नहीं हो सकता है, जो भी होगा परफेक्ट क्यूब में कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। तो रिजल्ट क्या होगा भाई, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। क्या हमने बतलाया कि ये वैल्यू दिया हुआ है, इतना वैल्यू निकालना है, तो जब भी आंसर होगा ना तो दिए हुए वैल्यू से छोटा ही प्राप्त होगा। कभी भी उसके क्यूब या उससे बड़ा नहीं हो सकता है, इसके क्यूब से बड़ा या बराबर नहीं हो सकता है। इसके आधार पर 1 का क्यूब करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 का क्यूब करते हैं तो 1 हो जाता है। यानी कि कभी भी रिजल्ट या तो 1 या 1 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है। 1 से बड़ा है ये भी नहीं होगा, 1 से बड़ा ए भी है नहीं है, तो 1 से ए भी छोटा है, 1 से ए भी छोटा है। दूसरी बात क्या देना, ये पहली बात को ध्यान रखना। दूसरी बात को यह ध्यान रखना है कि ऑप्शन में क्या करना है, ऑप्शन को दिया हुआ वैल्यू जो है उसको मैं 3 से गुना कर लिए और जोड़ दीजिए। रिजल्ट क्या होना चाहिए, पूर्ण घन हो जाना चाहिए, पूर्ण घन हो जाना चाहिए, वही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जैसे 0 है और 3 गुने 1 करेंगे, 0 है और 3 गुने 1 करेंगे तो रिजल्ट हो गया 3। क्या 3 पूर्ण घन है, तो दिमाग में आएगा कि नहीं है, तो रिजल्ट कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन ऑलरेडी कटा हुआ था, यहाँ पर भी देख सकते हैं। बात करें 1 गुना 3 करेंगे तो 3 में से -2 गया तो रिजल्ट कितना हो गया 1। देखिए पूर्ण घन है कि नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बहुत सारे एसएससी के पेपर में देने को काम किया जा रहा है आजकल। जैसे सिजिल में प्रश्न पूछा है कि x + 1/x बराबर 8 है, x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो पहला ऑप्शन तो इस तरह से दे दिया है, 512 दे दिया है इस तरह से। ऐसा लिख दिया। तो इस प्रश्न को देखते ही आप
अगर टेक्निक मालूम है देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। क्या है कि दिया हुआ वैल्यू का कभी भी Q या Q से बड़ा नहीं हो सकता है। ये 8 का Q 512 है, नहीं हो सकता है। 8 का Q से बड़ा भी नहीं होगा, 512 से बड़ा है, 512 से बड़ा है, नहीं हो सकता है। ये आंसर सी होगा। अगर गलत भी है तो आंसर सी ही होगा। ध्यान रखेंगे, वो चेक करना चाहता है कि विद्यार्थी को कितने कंसेप्ट की जानकारी है। ये नहीं कि बनाने आता है, बनाने वाला काम पहला से लेकर कहाँ तक, 12th तक या ग्रेजुएशन तक खूब पढ़िए। वहाँ पर यहाँ पर कंसेप्ट की ज़रूरत है, स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है क्या, 12 क्वेश्चन नंबर ALP में प्रश्न पूछा है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2592 रुपया है, 2592 रुपया है। इस पर प्रॉफिट जो है वह 8% है। तो कहा जा रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात होगा। विद्यार्थी देख रहे हो तो बहुत चटनी सी बात है। नहीं, चटनी तब जब आपका दिमाग काम करता हो तब चटनी है। अगर आपका कलम और कॉपी लगना शुरू कर दिया तो चटनी नहीं है। समझ जाइए कि भरपूर मात्रा में ये खाना हो गया आपका। कलम लगा दिए इस प्रश्न को 2592 अगुने, चूंकि क्या है क्रय मूल्य निकालना है, 100/108 कर दिए, रिजल्ट पर लाएंगे तो ये चटनी नहीं रहा। ये टफ हो गया। ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ऑप्शन को मैं बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन सेटर जो होता है ऑप्शन से नहीं तो क्वेश्चन से परेशान करता है। ऑप्शन है 2800, ऑप्शन क्या है 2700, ऑप्शन क्या है 2400, ऑप्शन क्या है 2600। इसको काटिएगा तो 24 बार में कट जाएगा, 24×8 होता है, फिर क्या हो जाएगा 2400 हो गया। ये तो आंसर आ गया कैलकुलेशन से। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है कि प्रॉफिट है, यहाँ पर क्या दिया है, SP दिया हुआ है। याद करना है CP। जब जब प्रॉफिट होता है तो CP का मान छोटा होता है, जब जब प्रॉफिट होता है तो CP का मान, क्रय मूल्य का मान छोटा होता है। यही लॉजिक है, यही तरीका है, सबको जानते हैं लेकिन सही वक्त पर लगा नहीं पाते हैं। क्रय मूल्य का मान जब भी होगा तो 2592 रुपया से कम ही होगा। 2800 रुपया जो है 2592 से ज़्यादा है, ये जीवन भर आंसर नहीं होगा। 2700 2592 से ज़्यादा है, क्रय मूल्य नहीं हो सकता है। 2600 जो है 2592 से कम ज़्यादा है, ये लिए नहीं होगा। 2592 से छोटा कौन सा आंसर है, C है। इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऐसे होता है ये, तब ऐसे बनाए तब चटनी है, ऐसे बनाए तो चटनी नहीं है, ऐसे बनाए तो दाल भात पेपर सब कुछ इसमें आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यही चीज़, यही कंसेप्ट डेवलप करने की ज़रूरत है। देख सकते हैं जाके, आपको पेपर में होगा किताब, अगर प्रीवियस ईयर का किताब होगा, ऑप्शन तमाम चीज़ें आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि हम अपना मन का ऑप्शन डाल दिए हैं, नहीं, आपके पास पेपर में क्वेश्चन रहता है, देखिए तब समझिए, तब भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर जो है कहता है X और Y अकेले एक टैंकी को, X और Y 2 टैंकी है और कहता है कि 0.8 घंटा में, इधर 1.2 घंटा में भर देता है, भरने का काम करता है। फिर कहता है दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो एक साथ कुल समय कितना लगेगा। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन को ध्यान में, हर ऑप्शन में मिनट है, हर ऑप्शन में मिनट है, प्रत्येक ऑप्शन में मिनट है। और क्वेश्चन दे है किसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आवर में दिया हुआ है, तो हम आवर को पहले मिनट में होगा। क्वेश्चन विद्यार्थी देखता है, बनाना शुरू कर दिया, चलो देले है इसे समय का गुणनफल, समय का गुणनफल अब बटा समय का योग, आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा तुरंत। जरा देखिए इस प्रश्न का यूनिट में दिया है, इसमें ऑप्शन लाना है किसमें, मिनट में, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करना होगा। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। अगर 60 से गुना कर देते हैं तो मेंटली 0 खत्म होगा, 8 छक्का 48 हो गया मिनट, और यहाँ 60 से गुना कर देते हैं तो 12 छक्का 72 मिनट हो गया। अब ऐसे करते हैं तो कर दीजिए, 48 गुने कितना हो गया 72, अब बटा 8 2 10, 120 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से कीजिएगा, 12
दहे का 12 दहे का कितना हो जाएगा 110, अब 12 छक्का कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। उसके बाद अब आगे कुछ भी नहीं करना है। इकाई अंक यूनिट डिजिट का प्रयोग कीजिए। 8 छक्का 48, इकाई अंक जहाँ पे 8 आता हो, इकाई अंक जहाँ पे 8 होता है, चूंकि 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव होगा। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा तो एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर सी है, 28.8 है। आगे गुना करना नहीं है, बस यही टेक्निक है। ऐसी टेक्निक अपने आप में डेवलप कीजिए और धीरे धीरे डेवलप होते जाएगा, बहुत सुंदर होते चला जाएगा। ये ग्रुप डी में सवाल पूछा हुआ है, बहुत सारे डेसिमल में दे दे के विद्यार्थी को फंसाया है, और विद्यार्थी की डिमांड भी हमेशा रहती है कि डेसिमल वाला सर देते रहिएगा क्वेश्चन, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उस पर प्रैक्टिस हो जाएगा और सोचने समझने की विकसित हो जाएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कहता है √93 प्लस √32 अब प्लस √274 अब प्लस √225 का रिजल्ट क्या होगा। इसको दो तरीका से बनाया जाता है। एक तरीका क्या है कि सबसे लास्ट से शुरुआत करते हैं और लास्ट वाला का वर्गमूल निकलते रहेगा। 225 का वर्गमूल 15 हो गया, 15 जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा, 289 का वर्गमूल 17 होगा, 17 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, अगर इसको जोड़ते हैं 17 जोड़ते हैं तो 49 हो गया, और 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7, और 7 को जोड़ेंगे तो ये 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10 हो गया। ये एक तरीका जो है बेसिक तरीका होता है, ठीक है, लेकिन इससे फास्ट तरीका हम बतला रहे हैं। सेकंड तरीका जो है इसको अपना लीजिएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड बड़ी काफ़ी होगा प्रश्न को उत्तर में देने के लिए। क्या है तरीका, जरा ध्यान से सुनिएगा, बातों को ध्यान से सुनेंगे इस बात को, और नोट भी कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है, कोई भी एग्जामिनेशन को मिलता है। देखिएगा यहाँ हमारा जो तरीका कहता है कि यहाँ से देखिए, यहाँ पर लास्ट वाला नंबर देखिए, इसके बाद प्लस है कि माइनस है, तो क्या कह रहा है प्लस है। एकदम लास्ट यहाँ से ध्यान देखना है, एकदम 93 पर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद प्लस है कि माइनस है, तो क्या आ रहा है प्लस है। प्लस जब दिखाई देगा तो 93 के बाद पूर्ण वर्ग, 93 के बाद पूर्ण वर्ग देखिए कौन होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 93 के बाद परफेक्ट नंबर हर किसी को पता है, छोटा नंबर है 100 है, और 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10 हो गया। इस प्रश्न का उत्तर होगा। आपको दिमाग में आ रहा होगा कि अगर माइनस रहेगा तो क्या होगा, तो माइनस होगा तो 93 से जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग चेंज करना है। माइनस रहता तो 93 से जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग, तो 93 से जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग जो होता है 81 होता है। 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता, अगर माइनस होता तब, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस दिया हुआ है, इसलिए 93 से जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग अर्थात 100 होता है। 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10 हो गया। इस प्रश्न का उत्तर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 15 साल पहले, देखिए 15 साल पहले की बात कहता है, साल छोड़ दिए हैं, बरस छोड़ दिए हैं, समझ जाइएगा। पहले नेहा एक है और एक का नाम नीतू है। कह रहा है कि तुलना में दुगनी है, नीतू की तुलना में दुगनी है, दुगनी 2 बरस की है तो नीतू 1 बरस की है। फिर कहता है 5 साल के बाद पश्चात या बाद एक चीज होता है। कहता है कि बाद जो है उम्र नेहा की उम्र की 5/8 है। नेहा की उम्र का ऐसे लिखा है, नेहा की उम्र का बहुत इंपॉर्टेंट है जो बात बतलाने जा रहे हैं। हो सकता है कि इसको लिखिए, अगर नहीं पता है तो लिखिए, ना लिखिएगा तो हमेशा वीडियो ऐसे पार होते जाएगा, जीवन जो है ऐसा ही पार होते चला जाएगा, उम्र बीतते चला जाएगा। देखेंगे जिस शब्द के साथ का लगा हुआ हो, जिसके साथ का लगा हुआ हो उसका मान होता है। नेहा के साथ लगा हुआ है का, तो नेहा का उम्र कितना हो गया 8 हो गया, और जिसके चर्चा ऊपरे हुआ है वह कौन सा है नीतू है। नीतू का उम्र कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। नहीं अगर समझते हैं तो इसको लिखने में बड़ी समय लगता है कि कैसे लिखें। जब आप पेपर में बैठे होते हैं
तब मुश्किल समस्या सामना करना पड़ता है कि कैसे क्या हो रहा है। तो जब जब किसी संख्या के साथ का लगा रहे या से लगा हुआ हो या उससे तुलना हो, उसका वैल्यू जो होता है हर में होता है, डिनोमिनेटर में होता है। तो नेहा का उम्र 8 वर्ष हो गया, तो नीतू का उम्र कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि एज पर बेस्ड क्वेश्चन है, करते क्या है कि पहले देखते ही दोनों का अंतर सेम है कि नहीं। तो 2 और 8 का अंतर 6 होता है, 1 और 5 का अंतर कितना हो गया, 4 है। लेकिन अंतर सेम नहीं दिखाई दे रहा है, 2 और 8 का अंतर 6 और 1 और 5 का अंतर हो गया 4, जबकि अंतर सेम होना चाहिए। अंतर सेम कैसे आएगा, अंतर सेम करने के लिए क्या करते हैं कि इसका जो अंतर है 8 और 5 का अंतर जो है वह 3 है, तो इस ऊपरे वाला में गुना कर दिए, और ऊपर का अंतर को नीचे में, 2 और 1 का अंतर 1 है, तो इसको मैं 1 से गुना कर दिए और रिजल्ट लिख दीजिएगा। ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 5। अब देखिए अंतर सेम आएगा, 6 और 8 का अंतर 2 और 3 और 5 का अंतर भी 2। बोलेंगे किन्हीं के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर दोनों जगह अंतर सेम ना आया, तो अगर दोनों जगह अंतर सेम ना आया इतना करने के बाद, तो उस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कांट बी डिटरमाइंड आंसर होगा इस प्रश्न का उत्तर। इसके बाद अंतर देने के बाद ये पहले बाद रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, पहले बाद रहेगा तो जोड़ देना है, बाद रहेगा तो घटा देना है, पहले रहेगा तो भी घटा देना है। 15 और 5 पहले और बाद है, डिफरेंस है, शब्द है, इसलिए जुड़ जाएगा। 2 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर 20 हो जाएगा। क्यों, 15 + 5 20। क्यों जोड़े, क्योंकि पहले और बाद है तो इसलिए जुटा है। तो 2 बराबर 20, तो 1 बराबर 10 हो जाएगा। हमको ज्ञात किसका उम्र करना है, तो नेहा का उम्र करना है। तो नेहा का जरा देखिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको रेशियो नहीं लेना है, ये रेशियो प्रभावशाली होगा। तो 1 बराबर 6 है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 बराबर कितना हो जाएगा, 60 साल हो जाएगा। लेकिन के बरस पहले वो होगा उम्र, 15 वर्ष पहले का उम्र है 60 वर्ष, लेकिन हमको वर्तमान ज्ञात करना है, तो वर्तमान में तो जुड़ जाएगा ना। 15 वर्ष पहले की उम्र 60 वर्ष था, लेकिन वर्तमान कितना हो जाएगा, 75 वर्ष। तो नेहा का उम्र जो हो गया, नेहा का उम्र जो हो जाएगा वो 75 वर्ष प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं और कहता है आगे 16 क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है कि 50,000 रुपया की राशि है, 12% वार्षिक दर से 6 मंथ के लिए, टाइम कितना दिया है, 6 मंथ दिया हुआ है। इसको तो मंथ को ईयर में बदलने के लिए 12 से भाग देना होगा। ईयर में बदलने के लिए कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज जो है प्रति तिमाही दे हो, तिमाही दिया हुआ हो, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4 महीना, यानी कि 4 से गुना करना होगा, 4 से गुना करना होगा। 4 तिहाई कितना हो गया, 12, और 3 दूनी के कितना हो गया, 2, यानी कि 2 साइकिल आ गया। 2 बरस बोल देते हैं भले ही, लेकिन 2 साइकिल इसको बोला जाता है। टाइम आ गया, और इसका रेट जो होता है 1/4 होता है। समय में 4 से गुना, समय में कितना, समय में गुना नहीं होता है, गुना नहीं होता है, 4 बार जोड़ा जाता है, इसलिए गुना होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। और रेट में 4 से भाग दिया जाता है। 12% है तो 4 से भाग दिए तो क्या परसेंट, 3%। तो 2 वर्ष का हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आप सबको मालूम होना चाहिए, एक रेशियो होता है 2 वर्ष के लिए, 2:1। 2 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी ज्ञात करना हो तो 2:1 होता है। तो 2:1 पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिले है 50,000 रुपया। 50,000 रुपया का 3% निकालिएगा। देखिएगा ये 3% के लिए क्या हो जाएगा, 2% खत्म हो जाएगा, 500 × 3 1500 रुपया हो गया। ये क्या हो गया, 50,000 का 3%। चूँकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जिस पे ब्याज लगा है उस पर पुनः फिर ब्याज लगेगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला वर्ष में 1500 रुपये इंटरेस्ट लगा है, दूसरा वर्ष में फिर 3% लगेगा, तो 3% लगाएंगे तो 2 शून्य खत्म होगा, 15 तिया कितना हो जाएगा, 45। इसको गुना करना होता है, जोड़ देते हैं, 15 दूनी के 30, 3000 अब प्लस 45, तो जोड़ के कितना हो गया, 3045। प्रश्न का सवाल हो गया। ये भी सवाल पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं 16 के बाद 17 क्वेश्चन नंबर। 17 क्वेश्चन नंबर क्या कहा जा रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन जो है x बराबर
x बराबर √6 - 1 बटा √6 + 1, अब y बराबर जो है √6 + 1 बटा √6 - 1। इस प्रश्न को व्युत्क्रमानुपाती पर आधारित कहते हैं। दोनों को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और जब दो पदों को आपस में गुना करते हैं तो रिजल्ट हमेशा अगर 1 आ जाता है तो व्युत्क्रम होता है। और जब जब व्युत्क्रम दिया हुआ हो, करनी में योग निकालना हो, तो एक ही सवाल करते हैं, 2 इंटू योग बटा अंतर करते हैं, 2 इंटू योग बटा अंतर करते हैं, 2 इंटू योग। ध्यान रखना है यहाँ योग और अंतर करते समय दोनों वैल्यू जो होना चाहिए रूट में होना चाहिए। अगर रूट में ना है तो उसको रूट में करके जोड़िए और घटाना चाहिए। हालांकि 1 है तो 1 का रूट करिएगा तो 1 के होगा। अगर यहाँ पर 2 रहता, यहाँ पर 2 और सिर्फ रहता तो 2 किसका होता है, रूट आके आता है तो √4 का लिखते। अगर यहाँ पर 5 होता तो √25 लिखते। अगर यहाँ 4 रहता तो √16 लिखते। जोड़ने और घटाने में जब भी काम करना हो करने में तो रूट में करके करना चाहिए। एक बात और, अगर यहाँ ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन जो है 1 सेकंड में आपका आंसर आ सकता है। क्या होगा, अंतर करना है, अंतर करना है, यानी कि 6 और 1 का अंतर कितना होगा, 5 होगा। 6 और 5 का अंतर 5 होगा, 6 और 1 का अंतर 5 होगा, और 5 जो है ऑप्शन में एक जगह है, डी में आंसर हो गया। हालांकि और करेंगे तो और हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 इंटू योग 6 1 कितना हो जाएगा 7, और 7 दूनी के कितना हो गया 14/5। एक का टर्म से आंसर पकड़ने की कोशिश करेंगे, फास्ट होते चला जाता है। 18 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, 18 कहता है लाभ हानि का क्वेश्चन है। कहता है 12.5% का हानि हुआ है, 12.5% का हानि हुआ है। कहता है 56 रुपया अधिक में है, अधिक कम जब भी आता है तो अंतर ज्ञात कीजिए। तो इधर 12.5% का लाभ है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, अधिक और कम का मतलब होता है अंतर। अंतर है तो जोड़ देते हैं, 1 प्लस 1 हानि है और 1 लाभ है, 1 लाभ और 1 हानि हो तो जोड़ दिया जाता है। तो हानि और लाभ दोनों जोड़ेंगे तो 35% हो जाएगा, अंतर हो गया। इधर अंतर जो है 56 रुपया दे हो गया, 1% हो गया। 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 56 बटा कितना हो जाएगा 35। और आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि 25% लाभ के लिए कितना विक्रय मूल्य होगा, तो 25% का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा 125% हो जाएगा। 125% को निकालेंगे, 56 बटा 35 और गुने 125 हो जाएगा। काटेंगे 7 से 5 बार में, 7 से 8 बार में, 5 से जो है 25 बार में, 25 8 कितना हो गया 218। क्वेश्चन नंबर का आंसर ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19 क्वेश्चन नंबर। 19 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। पहला है जो है, कहता है कौन सा ग्राहक के लिए बहुत अच्छा है, तो 20% दिया हुआ है, एक 10% दिया हुआ है। फिर दूसरा जो है बट्टा, क्रमिक बट्टा है 25% और कितना है 5%। तीसरा जो है 15% और कितना दिला है 15%। कहता है कौन सा सौदा ग्राहक के लिए अच्छा होगा, ए वाला होगा कि ए वाला होगा कि ए वाला होगा, कौन सा होगा। तो डिस्काउंट का ये सवाल है, और डिस्काउंट का सवाल रहता है, 2 पद है और खास करके पूर्ण संख्या के रूप में है, तो ये बी फार्मूला लगा सकते हैं, a + b और माइनस कितना होता है ab/100 होता है। आप यहाँ पर से देखेंगे क्या होगा कि जिसका मान क्या होगा सबसे ज़्यादा आते रहेगा वो क्या हो जाएगा, उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ग्राहक के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसा ज्ञात कर सकते हैं। एक तरीका तो ऐसे है, आप सबको पता है, औसत निकाल भी लेंगे, कुछ नया चीज़ नहीं सीखे। और मेरा कोशिश होता है कि हमेशा विद्यार्थी को कुछ नया, कुछ टेक्निक, कुछ अप्रोचिंग सिखा सकूं। तो करना क्या है, जब जब कहे कस्टमर के लिए लाभप्रद कौन सी बातें आएगी, कौन बेहतर होगा, तो एक तरीका तो ऐसे आप बना ही सकते हैं और आपको आता ही आता है। दूसरा तरीका कुछ टेक्निक, कुछ अप्रोचिंग देखिए, दोनों को आपस में गुना कीजिए, देखिए कितना हो गया 200 है। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 है। गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 225 आ रहा है। 15 में 15 से गुना किया 225, 25 में 5 से गुना किया 125, 20 में 10 से गुना किया तो 200। तो जिसका मान छोटा हो गया वो ग्राहक के लिए ज़्यादा हो जाएगा, ग्राहक के मान के लिए वो ज़्यादा हो जाएगा। जब जब इस तरह से दले, चाहे 2 गुना है चाहे 3 गुना है, ये लागू करना चाहिए। जब गुणनफल मान छोटा हो तो वह ग्राहक के लिए ज़्यादा फायदा करता है, ग्राहक के लिए क्या होगा वो ज़्यादा फायदामंद होता है। तो ग्राहक के लिए फायदामंद कौन सा हो जाएगा 25% और 5% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में 3 किलोमीटर की गति से जाता है तो 5 मिनट की देरी से होता है। 3 किलोमीटर से जाता है तो 5 मिनट की देरी से होता है। 4 किलोमीटर से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो सही टाइम ज्ञात करना है। देखिए टाइम ज्ञात करना है। विद्यार्थी रटा हुआ रहता है, क्वेश्चन पढ़ा बनाना शुरू कर दिया, ऐसे बनाना शुरू कर देता है। क्या हो गया, चालों का गुणनफल और बटा चालों का अंतर और अगुने समय का अंतर, समय का अंतर बटा 60 कर देते हैं। ये गलत हो जाएगा। ये दूरी ज्ञात करना होगा तो यहाँ पर करते हैं, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करना है, ये समय ज्ञात करना है। एएलपी में सवाल पूछा गया है, समय ज्ञात करना है। और जब समय ज्ञात करना है तो आप इसका प्रयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। V1 इंटू T1 बराबर V2 इंटू T2 का प्रयोग कर दीजिए, आप आराम से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भी जहाँ पर चाल है, जब जब टाइम निकालना हो तो इसका हो, जब जब दो स्थान के बीच की दूरी कांस्टेंट हो इसका प्रयोग करना चाहिए। अब देखते हैं इस प्रश्न को किस रंग से सोल्व होगा। तो पहला में कहा था 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला है। और टाइम हमें एग्जैक्ट मान लेते हैं x, कितना मान लिए x, और 3 से चला है तो 5 मिनट की देरी है। देर का मतलब ज़्यादा हो गया, रियल टाइम से ज़्यादा हो गया। रियल टाइम हमने माना है x, रियल टाइम मानना है x। अब चाल कितना है भाई, तो अब चाल कर लिया है 4, लेकिन समय से पहले पहुंच जाता है तो रियल टाइम माने है x। समय से कितना पहुंच जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसमें x का मान ज्ञात करेंगे और रियल टाइम को दिखाएगा। देखिएगा 3x और 4x अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा x। 3 पचे 15 और 4 पचे 20, 15 और 20 का अंतर करेंगे तो 35 हो जाएगा। ये प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, 35 मिनट हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना चाहिए। अगर दिक्कत हो रहा है कैलकुलेशन में तो कीजिए ना, 3x, अब 3 पचे 15, 4x माइनस 4 पचे 20, इधर उधर कीजिए, 35 मिनट आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन नंबर है, और क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कॉस 110 डिग्री, कॉस 160 डिग्री, कॉस 70 डिग्री, कॉस जो है 20 डिग्री, और कॉस जो है 10 डिग्री, और कॉस जो है 100 और 100 कितना है 70 डिग्री। इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात करना है। देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है, अब ख़त्म हो गया। इसमें देखिए आ गया, ये बनता है, अगर हम इसको बनाने के लिए बैठेंगे ये बनेगा कॉस सी प्लस कॉस डी पर आधारित प्रश्न है। ये साइन में भी हो सकता है, कॉस में भी हो सकता है, लेकिन हमको उतना नहीं जाना है, हमको अप्रोच लगा देना है। तो जब भी इस तरह के देखने को मिलेगा, ये देखिएगा आरआरबी जेईई में सवाल इस पर प्रश्न पूछा है, आपको एनटीपीसी में भी प्रश्न पूछा है, ग्रुप डी 18 वाला में बहुत सारे सिटिंग में प्रश्न देखने को मिला है। तो अप्रोच हमको बढ़ाना है, अप्रोच नहीं कि फार्मूला लगा के टफ, फार्मूला लगाएंगे तो टफ हो जाएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी पर भी बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन टाइम टेकिंग होगा और ज़्यादा एक फार्मूला लगाना होगा। लेकिन ज़्यादा माथा खराब नहीं करना है। क्या करना है कि जब जब कॉस में कहाँ में कॉस में 2 गो एंगल का जोड़ अगर 180 डिग्री आ जाता है, 2 गो एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आता हो, या दोनों एंगल को घटाने पर 180 डिग्री आ जाता हो, तो उसका रिजल्ट जो होगा शून्य होगा। रिजल्ट कितना होगा, शून्य होगा। रिजल्ट कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जरा देखिएगा 110 और 70 तो दोनों का एंगल को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 180 आ जा रहा है। इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना हो गया, 0 हो जाएगा। 160 और जोड़ कितना है, 120 है, तो 160 और 20 को जोड़ेंगे 180 आ रहा है। इसका भी रिजल्ट कितना हो गया, 0 हो गया। 170 और 10 को जोड़ेंगे तो 180 आ गया, इसका भी रिजल्ट 0 हो गया। तो ये पूरा रिजल्ट क्या हो गया, 0 हो गया। उम्मीद करते होंगे कि आप सब इस प्रश्न को, इतने डिस्कशन को समझ पाए होंगे। और इसको बनाइए, क्वेश्चन को स्वतः फिर से बनाइए, सप्ताह में 2 बार 3 बार 4 बार जरूर टेक्निक का प्रयोग करते हुए बनाइए। बिना टेक्निक का सही वक्त पर नहीं टेक्निक यूज कर पाएंगे तो क्या होगा कि आप का एग्जामिनेशन में टाइम निकल जाएगा। फिर वही हालत होगा कि 1 नंबर से छट गए, आधा नंबर से छट गए, इतना नंबर से छट गए। ये सब तभी कहने का मौका मिलता है जब आप में अप्रोचिंग पावर नहीं है। अगर समय है तो अप्रोचिंग पावर सीखिए,
निश्चित रूप से। ठीक है, नेक्स्ट सेशन लेके वीडियो लेके आएंगे, आपको साइंस का डिस्कशन लेके आएंगे। तब तक के लिए आपको बाय बाय।